हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। ध्यान समझिएगा, इसमें आपको इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ जानते हैं। तो ध्यान समझिएगा, each and every organism can live only for a certain period of time। ठीक है, each and every organism, प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है, कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसका जीवन जो है वह एक निश्चित समय तक रहता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी लाइफ जो है वह एक सर्टेन पीरियड तक ही रहती है, एक निश्चित समय तक ही रहती है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को उसका लाइफ स्पेन कहा जाता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, ठीक है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसे उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, कितने समय तक वह जन्म से मृत्यु तक, और वो भी कैसा मृत्यु होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। कितने टाइम पीरियड तक वो जिंदा रहा, उस टाइम पीरियड को, उस टाइम गैप को लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। तो कुछ ऑर्गेनिज्म का, कुछ जीवों के लाइफ स्पेन जो हैं फिगर 1.1 में दिए गए हैं। सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉ फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पेन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका लाइफ स्पेन आपको फाइंड करना है, और वहाँ पे स्पेस दिया गया है और उसमें आपको लिखना है। ठीक है, तो सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर ड्रॉ फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पान एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो कुछ जीवों का लाइफ स्पेन के बारे में स्पेस दिए गए हैं, उस स्पेस में आपको उनके जीवन अवधि लाइफ स्पेन के बारे में लिखना होगा। एग्जामिन द लाइफ स्पान्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1। आइए अब हम लोग फिगर 1.1 में जो ऑर्गेनिज्म के फिगर बने हुए हैं उनके लाइफ स्पेन के बारे में अध्ययन किया जाए। देखें ध्यान से, यहाँ पे फिगर में आप देखें एलिफेंट बनी हुई है, रोज़ बना हुआ है, और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। आपको लाइफ स्पेन इसका लिखना है, कितने समय तक यह इसके नेचुरल डेथ तक, टिल बर्थ से नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। डॉग है, बटरफ्लाई का दिया हुआ है। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन है वह 1 to 2 वीक्स है, 1 से 2 हफ्ते तक बटरफ्लाई जिंदा रहती है। क्रो का दिया हुआ है 15 ईयर, कौवा जो है वो 15 साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, बाकी जो स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं ये आपको खुद सर्च करना है, यहाँ लिखना है। पैरट का दिया हुआ है 140, पैरट का देखें 140 ईयर, 140 साल तक तोता जो है जिंदा रहता है, पैरट जो है जिंदा रहता है। क्रोकोडाइल का दिया हुआ है 60 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर। बाकी हॉर्स का स्पेस दिया हुआ आपको खुद फिल करना है। फ्रूट फ्लाई का स्पेस है, राइस प्लांट का। टार्टवाइज का लाइफ स्पेन 100 से 150 ईयर्स दिया हुआ है। बनियान ट्री को आपको खुद फिल करना है। तो इस
अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेट लगभग जो लाइफ स्पेन है वो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में तो दिया गया है लेकिन बाकी आपको स्पेस प्रोवाइड किए गए हैं जिनको फिल करना है। जैसे एलिफेंट, तो एलिफेंट का लाइफ स्पेन अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट होता है 60 to 70 ईयर, 60 to 70 ईयर, ठीक है। 60 से 70 साल तक एलिफेंट्स जो है जिंदा रहती हैं। रोज का लाइफ स्पेन जो है वो होता है आपका 10 ईयर। एक रोज प्लांट जो है 10 ईयर तक लगभग जिंदा रहता है। डॉग का अगर देखा जाए तो डॉग का लाइफ स्पेन जो है वह 10 to 13 ईयर होता है, 10 to 13 ईयर, यह डॉग का लाइफ स्पेन है। बटरफ्लाई का तो दिया हुआ है 1 to 2 वीक, क्रो का 15 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स। अब बनाना ट्री का लाइफ स्पेन जो है अप्रॉक्सीमेटली होता है आपका 25 ईयर। काऊ का लाइफ स्पेन जो है यह आपका है 18 to 22 ईयर, ठीक है। हॉर्स का है 25 to 30 ईयर, 25 to 30 ईयर। फ्रूट फ्लाई का लाइफ ईयर जो होता है वह लाइफ स्पान जो होता है वो 40 to 50 डेज, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पेन है वह 40 से लेकर 50 दिन के बीच में होती है। राइस प्लांट इसका लाइफ स्पेन जो है वह 3 से 7 मंथ के बीच में होता है, 3 to 7 मंथ। फिर आता है लास्ट में बनियान ट्री का लाइफ स्पेन अगर कहा जाए तो 200 से 500 ईयर के बीच में होता है। और कुछ बनियान ट्री ऐसे भी होते हैं जो 1000 ईयर तक भी जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो बनियान ट्री का जो है अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन 200 से 500 के बीच में होता है और कुछ 1000 ईयर भी जिंदा रहते हैं। तो यह जो है कुछ लाइफ स्पेन थे, स्पेस प्रोवाइड किए गए थे जिसको फिल करना था, हमने आपको बताया। जिसमें एलिफेंट का 60 to 70 ईयर, रोज का 10 ईयर, डॉग का 10 to 13 ईयर, ठीक है। बनाना ट्री का 25 ईयर, काऊ का 18 to 22 ईयर्स, हॉर्स का 25 to 30 ईयर, फ्रूट फ्लाई का आप देख रहे हैं 40 to 50 डेज, राइस प्लांट का 3 to 7 मंथ, और बनियान ट्री का बरगद के पेड़ का जो है बनियान ट्री का 200 to 500 ईयर्स है। तो ये जो वैल्यू आपको दिए गए हैं वह अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपने इसमें देखा, देखे ध्यान से। तो एग्जामिन द लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1 इज नॉट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्विंग टू नोट दैट, ठीक है। इसको जो है ध्यान से देखने के बाद हमें जो है एक रोचक और कौतूहलपूर्ण जो है सूचना हमें मिली, ठीक है। तो जो भी हमने देखा उसमें दो तरह की चीज़ें थी, एक थी इंटरेस्टिंग और एक इंट्रिगिविंग। इट मे बी एज शॉर्ट एज ए फ्यू डेज, कुछ का जीवन जो है कुछ दिनों तक ही था, और एज लॉन्ग एज few thousand ईयर, जबकि कुछ लोगों का जीवन जो है वह हजारों वर्ष का था। तो लाइफ स्पेन में आप जो है जो भी चीज़ें आपने देखा वह इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंट्रिगिविंग भी था। कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन जो है फ्यू डेज, कुछ दिनों की होती हैं, और एज लॉन्ग एज few thousand ईयर्स, और कुछ की जो है थाउजेंड्स ईयर की होती हैं, ठीक है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पान्स ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं दोनों के बीच में कुछ दिनों
से लेकर हजारों वर्ष, ठीक है, हजारों वर्ष के बीच में, हजार मतलब कुछ हजार से हैं यहाँ पर, फ्यू थाउजेंड्स ईयर, कुछ हजार वर्षों के बीच में ही सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स मतलब फ्यू डेज टू फ्यू थाउजेंड्स ईयर, कुछ दिनों से लेकर कुछ हजार वर्षों के बीच में ही लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अधिकांश लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान होते हैं। यू मे नोट दैट, ठीक है, आपने यहाँ पर ध्यान दिया है कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। लाइफ स्पेन जो है वह उसके साइज से डिपेंड नहीं कर रहा है। लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई कोरिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसकी साइज बड़ी होगी वह ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा और जिसकी साइज छोटी रहेगी वो कम समय तक जिंदा रहेगा। ऐसी कोई कोरिलेशन दिखाई नहीं दिया। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट। क्रो और पैरट की साइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। एट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस, लेकिन उनके जो लाइफ स्पैन होते हैं वह काफ़ी डिफरेंस होता है। कौवे और तोता, क्रो एंड पैरट की साइज जो है लगभग एक जैसी होती है, लेकिन उनका लाइफ स्पैन में काफ़ी डिफरेंस होता है। जहाँ क्रो जो है वह केवल 15 ईयर तक, 15 वर्ष तक, अप्रॉक्सीमेटली 15 वर्ष तक जिंदा रहता है, जबकि पैरट जो है वह 140 ईयर तक जिंदा रहता है, 140 ईयर्स। तो लाइफ स्पेन जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं है। लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। द साइजेज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पान शो अ वाइड डिफरेंस। ठीक है, तो साइज जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा रहा है क्रो और पैरट में, लेकिन उनके लाइफ स्पेन जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंस होते हैं। सिमिलरली अ मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक मैंगो ट्री और एक पीपल ट्री को कंपेयर करें तो मैंगो ट्री का जो लाइफ स्पेन होता है वह पीपल ट्री की तुलना में काफ़ी कम होता है। A mango tree has much shorter lifespan as compared to a peepal tree. Whatever be the lifespan, ठीक है, फिर भी जो लाइफ स्पेन आप देख रहे हैं, जीवन अवधि जो आप देख रहे हैं, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी। डेथ जो है वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की फिक्स है। ठीक है, लाइफ स्पेन तो है सबका, लेकिन डेथ जो है वह सबका है, फिक्स है। लाइफ स्पेन भले ही कितनी ही क्यों न हो, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। डेथ क्या है? फिक्स है। दैट इज नाउ इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, अर्थात कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि जो इमॉर्टल हो, जो अमर हो, ऐसा कोई नहीं है। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, केवल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अमर हो, जो इमॉर्टल हो। सब जो है मरणशील है, मोर्टल है, सब मरने वाले हैं। वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? क्यों हम यह कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ नहीं होता है? ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जो डेथ नेचुरल डेथ नहीं होता है? गिवन दिस रियलिटी, अब आइए इस रियलिटी को समझते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव
existed on earth for several thousand years. ठीक है, अब जो है आप यह जान रहे हैं कि, और आपको आश्चर्य भी नहीं होगा कि थाउजेंड्स ईयर से अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल की अलग अलग वेराइटीज़ जो हैं, स्पीसीज जो हैं, विशाल संख्या में उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं. गिवन दिस रियलिटी, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. ठीक है, कितनी अधिक संख्या में प्लांट और एनिमल के स्पीसीज जो हैं have existed on earth several thousand of years, कई हजार वर्षों से पृथ्वी पर उपलब्ध है. There must be some process in living organism that ensure this continuity. इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो उनकी कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं, जो उनको समाप्त होने नहीं देते हैं. ठीक है, तो कौन से प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को समाप्त होने नहीं देते हैं, उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं, निश्चित करते हैं? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. वह रिप्रोडक्शन है सम थिंग्स दैट वी टेक फॉर गारंटेड. ठीक है, जिसे हम निश्चित मानते हैं. अर्थ पे हजारों वर्षों से स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, तो किस प्रोसेस से हैं? तो वह प्रोसेस रिप्रोडक्शन है, जिसको हम गारंटेड मांगते हैं. और यही एक प्रोसेस है जिससे, ठीक है, हजारों वर्षों से पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी पर हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन किया जाए तो यह क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने समान एक छोटे ऑफ स्प्रिंग को उत्पन्न करता है. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही यंग वंश को, अपनी संतान को उत्पन्न करता है. द ऑफ स्प्रिंग ग्रो, और जो संतान उत्पन्न हुआ है वह ग्रो करता है, वह बढ़ता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग, और वह फिर से नया ऑफस्प्रिंग तैयार करता है. तो आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू, जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अपने संतान को उत्पन्न करता है, और जो उत्पन्न हुआ ऑफस्प्रिंग है, अपना संतान है, वह क्या करता है? ग्रो करता है. संतान में ग्रो होता है, संतान मैच्योर होती है, और एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और वह जो है अपनी संतान को उत्पन्न करती है. दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. ठीक है, इस तरह से यह एक साइकिल है जो बर्थ, ग्रो एंड डेथ का है. रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. रिप्रोडक्शन में यह क्षमता है कि वह स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन टू जनरेशन बनाए हुए है. रिप्रोडक्शन में यह क्षमता है कि वह स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनाए रख रही है. यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड इन इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. चैप्टर 5 में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है जेनेटिक वेरिएशन रिप्रोडक्शन के दौरान क्रिएट होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं. कैसे जो है माता पिता के लक्षण बच्चों में पहुंचते हैं, पेरेंट के लक्षण ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं,
इसके बारे में आपको चैप्टर 5 में बताया जाएगा। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, डिफरेंसेस हैं। एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है का एक अपना तरीका है मल्टीप्लाई करने का और अपनी संतान को प्रोड्यूस करने का। देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा विविधता है, ठीक है, डाइवर्सिटी है। एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैड इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म। और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का अपना एक मैकेनिज्म है जिससे वे मल्टीप्लाई होते हैं और अपने आप स्प्रिंग को उत्पन्न करते हैं, अपनी संतान को जन्म देते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो है वह कैसे रिप्रोड्यूस करेगा यह निर्धारित करता है उसके वासस्थान, हैबिटेट जहाँ वह रहता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं कि वह ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। तो ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जो है वह उसके हैबिटेट पे जहाँ वह रहता है, वासस्थान पे, इंटरनल फिजियोलॉजी पे और सेवरल अदर फैक्टर जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो जीव किस प्रकार से जनन करता है यह उसके वास स्थान, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान और कई अन्य कारक जो हैं सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा, इस आधार पर रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं जो एक अथवा दो ऑर्गेनिज्म के बीच पार्टिसिपेशन पे आधारित होती है, भागीदारी पर आधारित होती है। बेस ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू। एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, इस आधार पे रिप्रोडक्शन जो है आधारित होती है। और इस आधार पे रिप्रोडक्शन जो है टू टाइप्स के हैं। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual। जब offspring एक सिंगल पेरेंट से उत्पन्न हो तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो जब ऑफस्प्रिंग, जब संतान जो है एक सिंगल पेरेंट से या तो गैमीट का फॉर्मेशन हो या गैमीट का फॉर्मेशन न हो के द्वारा ऑफस्प्रिंग तैयार हो तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन या फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट के फॉर्मेशन होने से या फिर बिना गैमीट के फॉर्मेशन से ऑफस्प्रिंग का उत्पन्न होना एक सिंगल सेल से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। व्हेन टू पेरेंट
opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. जबकि जो दूसरा रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि अपोजिट सेक्स के होते हैं, और इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो आपने देखा कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स जो है अवेलेबल होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि अपोजिट सेक्स के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका इंट्रोडक्शन के बारे में चैप्टर 1 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप पहला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।